सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ तो नतीवर। बुलेटिन की शुरुआत बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही हैं, तो बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में आज बीजेपी बंगाल में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। कोलकाता में एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प भी करेंगे। बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस अवैध घुस, महिला सुरक्षा और विकास पर करेगी। इसके साथ ही रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य मुद्दे पर भी बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी की 6 गारंटी भी शामिल हो सकती है, जिनका ऐलान एक दिन पहले ही पीएम का था। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी होंगे करेंगे। तो बंगाल में चुनाव मुद्दों पर लड़ाई है। अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा, विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे कई बड़े मुद्दे इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में घूम रहे हैं, जिसे साधने का प्रयास सभी राजनीतिक दल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी बीजेपी से टीएमसी के बीच, क्योंकि टीएमसी वो सत्ताधारी दल जो कि लगातार जीतता आया है और ऐसे में चौथी बार भी यही प्रयास ममता बनर्जी का। लेकिन इस बीच बीजेपी भी ताल ठोकती हुई नजर आ, साथ ही साथ ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी का भी बड़ा प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। अब ऐसे में वहां का मैनिफेस्टो होता है, क्योंकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को नाम देती है संकल्प पत्र। क्या संकल्प भी पश्चिम बंगाल की भूमि पर रखती है, ये देखना होगा। और पश्चिम बंगाल जनता उस संकल्प पत्र को कैसे देखती है, क्योंकि देखिए ममता लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में किसी से छुपी नहीं है, जहां दीदी का हर कोई मुरीद है। लेकिन इस बीच अब क्योंकि एक हवा चलती है, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर भी देखने को मिल रही है, और उसका क्या फायदा मिल पाएगा बीजेपी को, ये देखना दिलचस्प रहेगा। समीकरण साधने का प्रयास भी हो रहा है। और इस बीच आज संकल्प पत्र गृह मंत्री की ओर से जारी किया जाएगा। तो देखिए बंगाल में चुनावी मुद्दे जो है वो आपको बता रहे हैं। महिला सुरक्षा, घुसपैठ जैसे बड़े मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है इस चुनाव के दौरान। रोजगार का मुद्दा अहम है, पलायन का मुद्दा अहम है। तो स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा बंगाल में बना हुआ है। सिंडिकेट राज भी महत्वपूर्ण मुद्दा, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा, तो कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा। तो चलिए जानसी पर कि आखिर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करा रही है। हमारे साथ खास मेहमान संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका। और क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर सियासत जिक्र किया जाए तो लगातार टीएमसी जिस तरीके से अपना वहां पर बोलबाला कायम करे हुए है, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए देख रहे हैं। और क्योंकि हम लोगों ने देखा कई बड़े मुद्दे इस दौरान गूंजे पश्चिम बंगाल में प्रसार के दौरान, कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि हिट करेगा जनता को? देखिए उन्नति जी, मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी में गुजरात के अंदर लंबे समय से राज कर रही है और किसी के पैर पंजे नहीं जमने देती, उस तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी लंबे समय से राज कर रही है। ममता बनर्जी एक बंगाल की बेटी है, बंगाली भाषा अच्छे से बोलती है, बंगाली ब्राह्मण है और लोगों के साथ कनेक्ट करती है। वो पहली बार मुख्यमंत्री नहीं, पिछली 3 बार से वो लगातार वहां पर जीत करके आ रही है। चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, चाहे केंद्र में लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन बंगाल से ममता बनर्जी हटने का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब कोई व्यक्ति इतना लोकप्रिय जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह भी बनाई है, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल भी किया है और लोगों को उन्होंने आश्वस्त भी किया है। कहीं ना कहीं बंगाल ने तरक्की भी किया है। अदरवाइज आप जानती है जनता की अदालत में देर नहीं है, तो जनता को अगर लगता वो 5 साल में हटा सकती थी, जनता को लगता साल में हटा सकती थी, जनता को लगता 15 साल में हटा सकती थी, लेकिन लगातार जनता ममता जी को मौका दे रही है। तो कुछ तो उनमें ऐसा है कि वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आई, जिस तरीके से कई लोगों ने, कई राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने वहां पर कोशिश की। अब इस बार फिर एक बार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, मोदी जी और बनर्जी आमने सामने है, तो हमें देखना है किसका
पलड़ा भारी रह सकता है। यही बात मुद्दों की, तो कोई भी पिछले 5 साल में, 10 साल में या 15 साल में जब से ममता जी वहां पर हैं, कोई इस तरीके का विरोध जनता का देखने को नहीं मिला कि वो किसी भ्रष्टाचार के मामले में गिरती दीदी हो, या महिलाओं पर जिस तरीके से अशोक खैरात का मामला हो, या दूसरे मामले जो जगह जगह रेपो के निकल करके अलग अलग स्टेट से आते हैं, वो चीजें वहां देखने को नहीं मिली। हाँ, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिले, और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप समझ सकती है, पक्ष विपक्ष की एक लड़ाई होती है, उसमें किस तरीके से आरोप लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा सकता है, किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये सब ये जनता देख रही है और जनता समझ रही है। तो जनता किसकी सरकार चुनती है, इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन कई मुद्दे हैं संदीप जी। आरजे करल कॉलेज, संदेश खाली मुद्दा वहां पर बनता हुआ, हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की भूमि में बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, आपको लगता है क्या ये मुद्दे करेंगे? क्योंकि इन मुद्दों को लगातार हवा दी गई बीजेपी की ओर से, और ऐसे में इन मुद्दों को लेकर कि हम लोगों ने जनाक्रोश भी वहां पर कई जगहों पर देखने को मिला, तो क्या इस बार वो हवा बदल सकती है इन मुद्दों को लेकर, खास तौर से क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको ग्लोबल लेवल पर भी प्रोजेक्ट किया गया? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है उन्नति जी आपका। जहां तक हुमायूं कबीर की बात है, हुमायूं कबीर बीजेपी में भी रह चुका है, हुमायूं कबीर टीएमसी में भी रह चुका है। ममता बनर्जी ने जब उसने बाबरी मस्जिद की बात की तो उसे पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया, और उसको सुरक्षा देने का काम केंद्र सरकार ने किया। जिस तरीके से उसको सुरक्षा दी जा रही, तो वहां की जनता ये चीजें समझ रही है कि जो आदमी जेल में होना चाहिए था, केंद्र उसको सुरक्षा क्यों दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का रंग करने की कोशिश हो रही है, मंदिर मस्जिद का रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो प्लान अभी पैरों चल नहीं पाया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बंगाल के लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी भी हमको मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक दलों के माध्यम से मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है इस चीज की हवा निकल चुकी है, बंगाल आगे बढ़ चुका है, और बंगाल में वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा सकता, मंदिर मस्जिद नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि अगर बात बीजेपी की जाए तो वहां लगातार शुभेंदु अधिकारी को एक्टिव किया जा रहा है। वो जिस तरीके से ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या देखने को मिल रहा है? और क्योंकि बनर्जी सीधा सीधा अपना चुनाव समझती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, भले ही राज्य का चुनाव हो, लेकिन वो सर को टारगेट करती हैं। और क्योंकि बीजेपी अपना चेहरा हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखती है प्रचार प्रसार के दौरान, तो ऐसे सीधी टक्कर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था वो सामने आ रही है। लेकिन इस बीच जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या उसका मुद्दा भी काम कर सकता है? देखिए उन्नति जी, आपने कई बातें जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल का चुनाव है और बीजेपी की तरफ से चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है। और जो बंगाल के लोग बंगाल के लेडी को या बंगाल के ही व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो माइलेज है वो टीएमसी को मिल जाता है। आज तक भी बीजेपी बंगाल के अंदर ऐसा चेहरा नहीं दे पाई जो ममता बनर्जी से टक्कर ले सके, जिसको बीजेपी ये कह सके कि ये हमारा नेता है, ये रूट लेवल से काम करके आया है, या इसका हिंदुत्व का एजेंडा है, या कोई भी एजेंडा लेकर के हम चलेंगे और ममता बनर्जी को टक्कर देंगे, हराएंगे। हाँ, इतना जरूर है, ममता बनर्जी की ही पार्टी से ममता बनर्जी के जो जूनियर नेता रहे उनको तोड़कर, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो चाहे दूसरे नेताओं की आप बात करें, तो बीजेपी बंगाल की लड़ाई जीतना चाहती है, टीएमसी से जीतना चाहती है। लेकिन आप समझते हैं कि कोई आपकी टीम का छोटा खिलाड़ी जाकर के आपकी टीम को नहीं हरा सकता। यही चीजें हैं जो बीजेपी को वहां पर ले डूबती हैं बंगाल के अंदर बार बार। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी की कमान मोदी जी और अमित शाह जी संभालते हैं, या दिल्ली से जाने वाले मनोज तिवारी जी संभालते हैं, या स्मृति ईरानी संभालती है, इन सब के साथ एक खुला में ये सब हिंदी भाषी हैं। बीजेपी को चाहिए बंगाली बढ़िया भाषा बोलने वाले जो बंगालियों के साथ कनेक्ट कर सके, तो कहीं ना कहीं भाषा भी इनके आड़े आ जाती है। जबकि टीएमसी के पास या कहीं ममता बनर्जी के पास नेताओं की जो पूरी लाइन है वो बंगाली भाषा बोलने के एक्सपर्ट है, वो बंगाल के लोग हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि जनता के साथ आपकी कनेक्शन कैसा बनता है, आपकी हंसी मजाक जो होती है वो कैसी होती है, उनके जो अटैकिंग मूड होते हैं वो अगर आप बंगाली भाषा में करेंगे तो बंगाल के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। आप जो घोषणाएं करते हैं अगर वो बंगाली भाषा में करें, बंगाली लोग समझेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव चीजें हो सकती है। लेकिन कई चीजें हैं जिस बीजेपी बंगाल में जाकर मात खा जाती है।
बिल्कुल। और क्योंकि आज मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि लगातार वहां पर लोक लुभावन वादे हम लोग देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार के दौरान भी हो रहे हैं, तो क्या इसका कुछ अंश हम मैनिफेस्टो में भी देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से तमाम वादे हो सकते हैं। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, हो सकता है एक बार फिर से रोजगार देने की बात करें। जिस तरीके से 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात की थी, हो सकता है कोलकाता को नए तरीके से बसाने की बात बीजेपी करे। जिस तरीके से किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी, हो सकता है बंगाल के किसानों की आय दोगुना करने की बात की जाए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी घोषणा की जाए। तो ये चीजें सब हो सकती हैं, लेकिन बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। आपने वो दौर भी देखा जब राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही थी, लेकिन बंगाल के लोग टस से मस नहीं हुए। आपने वो दौर भी देखा होगा जब धारा 370 और जम्मू कश्मीर के नाम पर राजनीति हो रही थी, लेकिन बंगाल के लोग टस से मस नहीं हुए। अब तो बीजेपी का और मोदी जी का ग्राफ लगातार डाउन की तरफ है। गठबंधन की ये सरकार चला रहे हैं, चाहे अलग अलग मुद्दे हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हो, चाहे कपिल मिश्रा के आरोप हो, चाहे एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का या मोदी के मंत्रियों का नाम आने वाली बात हो, चाहे ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में बीजेपी और मोदी पर टीएमसी और ममता बनर्जी भारी पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और क्योंकि संदीप जी देखिए, लगातार जिस तरीके से टीम वहां पर जीतती आई है और एक अच्छी पकड़ वहां पर ममता बनर्जी की देखी जाती है, चौथों कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशियों का किरदार ना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैनिफेस्टो अपनी जगह है, मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन क्या किरदार वहां पर निभाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उन्नति जी आपका, क्योंकि कैंडिडेट मैटर करते हैं। अगर आप लहर बना के रखते हैं, टॉप लीडरशिप भी मैटर करती है, पार्टी का जो एक इमेज है वो भी मैटर करती है, लेकिन पूरा कॉम्बिनेशन बनता है कैंडिडेट को मिला करके। मुझे लगता है जिन कैंडिडेट्स का टिकट बदल दिए जाएंगे या कैंडिडेट्स का चेहरा बदल दिए जाएंगे, जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ नाराजगी होगी लोगों में, या वो इतने पॉपुलर नहीं होंगे, या उनका काम से पार्टी या पार्टी के नेता खुश नहीं होंगे, उनके टिकट बदल दिए जाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कई बार पार्टी गलत टिकट देने की वजह से चुनाव हार जाती है। तो ये हमें और आपको देखना पड़ेगा कि बीजेपी किस तरीके के कैंडिडेट उतारती है और टीएमसी किस तरीके के कैंडिडेट उतारती है, और इसमें कौन बाजी मारता है। ठीक है संदीप जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास, आगे भी चर्चा आपसे जारी रहेगी। फिलहाल अनुक्रिक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले स्टिंग बम फूट गया है, जिसकी वजह से बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी की पार्टी ने हुमायूं कबीर पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। इसके साथ ही एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में स्वतंत्र रूप से लड़ेंगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ उसका कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी का कहना है कि हुमायूं कबीर के खुलासों से यह जाहिर हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। इससे पहले टीएमसी ने हुमायूं कबीर से जुड़ा एक कथित
स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया। पार्टी ने दावा किया कि इस वीडियो में कबीर और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच करोड़ों रुपए की डील की बातचीत सामने आई है। पार्टी का आरोप है कि इस कथित डील में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं। टीएमसी ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई है। तो वहीं स्टिंग वीडियो को लेकर हुमायूं कबीर का कहना है कि आरोप पूरी तरह फेक है। ये वीडियो एआई से बनाया गया है। जिन लोगों ने इन्हें जारी किया है वो उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो चलिए मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, आपके पास आ रही हूं। अब ये जो स्टिंग बम सामने आया है, इसका क्या प्रभाव पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और ये जो गठबंधन तितर बितर हुआ है, इसके बाद क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पूरा श्रेय, पूरा बेनिफिट जो एक मुस्लिम वोट बैंक है, जो ममता बनर्जी का बट सकता था, वो अब बटेगा नहीं, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर अपने साथ जोड़ने के चक्कर में, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में लगे हुए थे। और इस चीज का पहले से संदेह था जब उनको टीएमसी ने अपने पार्टी से बाहर किया था। हालांकि कि उन्होंने बीजेपी से भी दूरी बना रखी थी, लेकिन जिस तरीके से वो वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात लगातार कर रहे थे। बाबरी मस्जिद के लिए वो लोगों से ईंटें भी इकट्ठा करवा रहे थे, बाबरी मस्जिद के नाम पर वो चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे और लगातार बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के वो सुर्खियों में बने हुए थे। उसके ऊपर हम सैकड़ों डिबेट कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था। और फिर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा उसको सुरक्षा दिया जाना, जहां तक बीजेपी को डिमांड करनी चाहिए थी या मांग करनी चाहिए कि तो होमो को पकड़ के अंदर डालो, जेल में डालो, ये माहौल खराब कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने ये मांग नहीं की और बीजेपी ने उसको अलग से सुरक्षा और देने का काम किया। तो ये संदेह के घेरे में थी और टीएमसी ने जिस तरीके से ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा करके लोगों को ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर एआईएमआईएम ने ये भी तो कह दिया है हो रही थी, इसीलिए आज की तारीख में ओवैसी साहब ने उससे दूरी बना ली है। ठीक है संदीप जी, लेकिन एआईएमआईएम तो ये कह रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा, तो वोट नहीं छिटकेगा क्या? मुस्लिम वोट आप कह रहे हैं कि नहीं छिटकेगा इसके बाद, क्योंकि गठबंधन टूट गया, लेकिन क्या ये रास्ता नहीं है वोट छिटकने का? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता है वोट छिटकने का। ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ठीक है, वो चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ % वोट होता भी है, लेकिन ऐसा वोट बैंक सभी के पास होता है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलग अलग स्टेट्स में जाकर के लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। वो 2-4 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप ये देखिए, हिंदुओं की कितनी पार्टियां चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है। इसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो मुस्लिम वोट बैंक है वैसे तो सभी को मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ वो ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरीके से जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो अपनी पार्टी मानता है, अपनी नेता मानता है, वो ममता बनर्जी और टीएमसी को मानता है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि कितना प्रभाव पड़ता है। ये तो हमें और आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इससे मुझे लगता है कि टीएमसी का पलड़ा भारी रहने वाला है। जिस तरीके से टीएमसी ने अपने पत्ते फायदा तो संदीप जी हम लोगों ने जिक्र किया दिखाया है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को फायदा हो रहा है। इसका नुकसान किस किस को हो सकता है? हुमायूं कबीर को तो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो एक नई पार्टी के रूप में उभरते हुए नजर आते और सोच रहे थे कि चुनाव में वो कुछ बेहतर कर सकते हैं इस मुद्दे के बलबूते पर। लेकिन अब क्योंकि ये जो स्टिंग वीडियो सामने आया है, इसमें बीजेपी के नेताओं का भी जिक्र हुआ है, तो इसका नुकसान किस किस को हो सकता है? देखिए, जो ये ऑपरेशन सामने आया, स्टिंग ऑपरेशन, इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी को इसलिए हो सकता है कि वो मुस्लिम वोट जो बढ़ सकता था, अब वो समझ चुका है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि मुस्लिमों का वोट बांट दिया जाए, या तो वो ओवैसी को चला जाए या कुछ ममता जी को चला जाए। इससे ममता जी की सरकार बनेगी, ना ओवैसी की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो ये मुस्लिम वोट पे वहां जाएगा जहां वो बीजेपी को रोक सकते हैं। और बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में हर कोई जानता है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल टीएमसी रोक सकती है, ममता बनर्जी रोक सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए टीएमसी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है और ये स्टिंग वीडियो भी उन्हीं की तरफ से जारी। हालांकि इसकी पुष्टि इसलिए नहीं क्योंकि हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन क्या पब्लिक ये समझ पाएगी क्या कि ये आखिर ये वीडियो है क्या इस वीडियो की असलियत है, क्योंकि अभी जांच तो हो नहीं रही है इस पर। देखिए उन्नति जी, ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है। आजकल नेता ऐसा कहकर बचने की कोशिश करते हैं या समय निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, हमारी जांच एजेंसियों में भी इतने एक्सपर्ट लोग हैं, सरकार का भी कोई अधिकार
आकर के इसका खंडन कर सकता था। अभी चूंकि ये चीजें लंबे समय से चल रही है और चुनाव आयोग इन चीजों को देख रहा है, चुनाव आयोग भी ये चीजें कह सकता था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी ने भी इस तरीके की बातें नहीं कही। और हमारे देश के नेताओं को तो आप जानते हैं और हमारे देश के संतों को भी आप जानते हैं। जब आपको आसाराम के ऊपर रेप का आरोप लगा तो उन्होंने बताया कि मैं तो रेप करने के काबिल ही नहीं हूं। इसी तरीके से जितने भी लोगों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो पहले प्रथम दृष्टया वो लोग इन चीजों से मना करते हैं और बाद में वो इन चीजों में सजा काटते हैं। बिल्कुल। और देखिए अब ये दाव पेच लगाए जा रहे हैं, आखिर किसका दाव सटीक बैठता है संदीप जी, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि चर्चा लगातार इसी को लेकर हो रही है कि आखिर मुस्लिम वोट जाएगा तो जाएगा किधर और किस वजह से जाएगा टीएमसी को, क्योंकि एक कोर वोट बैंक मिलता रहा है। ऐसे में क्या वो कंटिन्यू होगा या फिर इन बयानों की वजह से, इन स्टिंग बम की वजह से थोड़ा भी इधर उधर होगा? देखिए उन्नति जी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता था जो मस्जिद के नाम पर वोट करने वाले थे, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता था जिनको ये लगता था कि भाई हमारा मुस्लिम नेता है, हमारी मुस्लिम पार्टी है, तो इसलिए हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, जिनकी गोल टोपी देकर उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, जिनको देश में दोहरी नागरिकता देने की बात की जाती है, कभी एनसीआर की गई, कभी उसके नाम पर उनको मारा जाता है, कभी अलग अलग चीजों के ऊपर, कभी गाय मांस के ऊपर, तो वो ऐसी सरकार को वोट करेगा जो बीजेपी को रोकने वाली होंगी। वो जानते हैं अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हमारी और ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है, हमारे नाम पर और ज्यादा राजनीति होने वाली है। तो ऐसा एक जो मौका है वहां के लोगों के पास, चाहे वो हिंदू हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो या मुसलमान हो, उनके पास टीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर के वो आपसी दंगों से, मंदिर मस्जिद के दंगों से, हिंदू मुसलमान के दंगों से, आप इस तरीके के दंगों से वो अपने प्रदेश को और अपने समाज को बचा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 122 सीटों पर, 182 माफ कीजिएगा सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारने का निर्णय लिया है और ऐसे में कई को इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है अब तक संदीप जी। ऐसे में क्या समझा जाए कि हुमायूं कबीर जिस कोशिश में लगे हुए हैं क्या वो हासिल कर पाएंगे, या इससे पहले कि वो अपना ये सपना हासिल करे उससे पहले ही स्टिंग बम ने उनका सपना खराब कर दिया है? देखिए स्टिंग बम ने उनका सपना बिल्कुल खराब कर दिया है। वो वाकई मुसलमानों का नेता बनकर उभरना चाहते थे और बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट में जबरदस्त तरीके से लगी हुई थी, क्योंकि इतने कैंडिडेट उतारना, चुनाव लड़ना बड़ी फंडिंग का मामला होता है और जिस तरीके से उनके पास इतना पैसा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप समझ सकते हैं ये सबके बस की बात नहीं है इतनी बड़ी फंडिंग कर देना, इतने मजबूती से चुनाव लड़वा देना। लेकिन मुझे लगता है उनकी सारी चीजों पर पानी फिर चुका है और अब उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसने दिया। मस्जिद के नाम पर वो लगातार चंदा मांग रहे थे और इस तरीके से उन्होंने फंड जोड़ा और बीजेपी तो उनका शुरू से ही विरोध कर रही थी कि भाई आप लोग किस तरीके से हवा दे रहे हैं, और इसकी आड़ में वो टीएमसी को भी निशाना बना रही थी। उन्नति जी वो अगर मस्जिद के नाम पर फंडिंग कर रहे थे, एक तो इतनी बड़ी फंडिंग किसी मंदिर और मस्जिद के नाम पर हो नहीं सकती, आप और हम भी करके देख सकते हैं। लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की रसीद कटाते हैं, लेकिन जिस तरीके से नोटों के बंडल रखे हुए, ये जरूर कोई ना कोई राजनीतिक सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास ही इतने हजारों करोड़, लाखों करोड़ के जो है फंड है और किसी के पास ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये पता लगना चाहिए और समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग की अभी तक इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं आई है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं है, या केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसके जांच के आदेश सीबीआई और ईडी को क्यों नहीं दिए गए हैं। जबकि हमारे देश में आपने देखा होगा कई मुख्यमंत्री केवल शराब के नाम पर झूठे घोटाले में जेल चले जाते हैं, लेकिन जो चीज हमारे सामने उसकी जांच के अभी तक आदेश नहीं है। अगर ये झूठा केस है तो टीएमसी के नेता जेल में होने चाहिए, अगर ये सच्चा केस है तो हमें पता लगना चाहिए पैसा कहां से आया, कौन सी पार्टी ने फंडिंग की, और चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन सब का मौन होने का मतलब आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी भी इसको लेकर हाईलाइट कर सकती है क्योंकि बीजेपी के भी कई नेताओं का नाम इस वीडियो में आया है, और क्योंकि हुमायूं कबीर तो झुटला रहे हैं इस वीडियो को और ये कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की ओर से अभी तक इसको लेकर खुले तौर पर कोई स्पष्ट बयान नहीं सामने आया है। तो ये भी समझा जा सकता है कि इसको लेकर ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल उन्नति जी, ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है और ये वीडियो हर फोन में घर घर तक पहुंचने वाली है और इसमें नेता कुछ भी बोले
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीबीआई का क्या स्टेटमेंट आता है, ईडी का क्या स्टेटमेंट आता है, पुलिस का क्या स्टेटमेंट आता है, कब वो ये कहेंगे कि ये फेक वीडियो है या कब वो ये कहेंगे ये ऑथेंटिक वीडियो है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।